अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 9th केमिस्ट्री में आज का हमारा टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो नेक्स्ट पहले लेक्चर में हमने 4 ब्रांचेस पढ़ी थी, आज हम नेक्स्ट ब्रांचेस को देखते हैं। तो अगर आपने पिछली 4 ब्रांचेस नहीं देखी तो वो हमारा पिछला लेक्चर देख लें। आज हम स्टार्ट करने लगे, नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री नेम इंडिकेट कर रहा है कि ये क्या होगी, केमिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, इसमें हम क्या स्टडी करेंगे, इंडस्ट्रीज को स्टडी करेंगे। तो अब आप लोगों को स्टूडेंट्स पता है कि इंडस्ट्री क्यों लगाई जाती है। किसी भी सोसाइटी की नीड्स को फुलफिल करने के लिए हम क्या लगाते हैं जी, इंडस्ट्रीज लगाते हैं। अब आप देख लें आपकी लाइफ में के अंदर जो चीज़ भी होगी, ठीक है, आपके यानी कि हर चीज़, कॉस्मेटिक्स हैं, प्लास्टिक है, और इसके अलावा डिटर्जेंट, सूप्स, जो चीज़ भी देखें आप लोग, सारी की सारी जो है वो इंडस्ट्रीज़ बना रही हैं। तो वो इंडस्ट्री किस तरह केमिस्ट्री उनको कवर करती है, तो ये हमने देखने आज किसके अंदर, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं, क्या स्टडी करते हैं जी, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द केमिकल कंपाउंड्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। ठीक है, तो हम इसको डिफाइन किस तरह कर सकते हैं, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ठीक है, अब मैन्युफैक्चर क्या होता है, किसी भी चीज़ की बनावट की, किसी चीज़ को बनाया कैसे जा रहा है, वो होती है किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करना। अब मुख्तलिफ केमिकल कंपाउंड्स बनते किस तरह हैं, वो जो हम स्टडी करेंगे वो कौन सी ब्रांच होगी हमारे पास, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाती है वो। अब डियर स्टूडेंट्स, होता है क्या है जी, हमारे पास इस केमिस्ट्री के अंदर हम चंद बेसिक जो हमारे पास केमिकल्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग देखते हैं। ठीक है, कुछ बेसिक केमिकल्स, बेसिक केमिकल कौन से हैं, जैसे कि हमारे पास क्लोरीन है, अमोनिया हो गई, ठीक है, इसी तरह हमारे पास कास्टिक सोडा होता है यानी कि NaOH, इसी तरह हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और इसी तरह हमारे पास नाइट्रिक एसिड है। तो ये हमारे पास क्या है जी, बेसिक केमिकल है, यानी कि जो भी ज़्यादातर कंपाउंड्स जो हैं ये इन कंपाउंड्स की मदद से बनाए जाते हैं। तो ये बेसिक केमिकल्स हैं, इन केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग हम डिस्कस करते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो बाकी कंपाउंड्स हैं यानी कि अदर कंपाउंड्स हैं या अदर केमिकल्स जो हैं, अदर केमिकल कंपाउंड्स कौन से अदर होंगे जो इनको इनकी मदद से बनाएंगे हम। ठीक है, तो ये एज अ रॉ मटेरियल होंगे इन कंपाउंड्स के अंदर। तो ये सारे की सारी चीज़ें जो हैं ये हम किस चीज़ में डिस्कस करते हैं, अपनी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर। मैं रिपीट कर देता हूँ, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम मुख्तलिफ केमिकल कंपाउंड्स की मैन्युफैक्चरिंग को पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग हमने किया कि हम इसमें बेसिक केमिकल्स देखते हैं, बेसिक केमिकल्स मैन्युफैक्चर कैसे किए जाते हैं, और जो हम दूसरे कंपाउंड्स बना रहे हैं यानी कि अदर कंपाउंड्स, उसमें ये वाले बेसिक कंपाउंड्स कैसे हमने यूज़ करने हैं, यानी कि अदर केमिकल कंपाउंड कैसे इनसे मैन्युफैक्चर करने हैं, ये सारा का सारा हम डिस्कस करते हैं किसके अंदर, अपनी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास अब नेक्स्ट जो ब्रांच है, ब्रांच 6, वो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ठीक है, जो न्यूक्लियर वर्ड होता है ये न्यूक्लियस से रिलेटेड या न्यूक्लियस से ड्राइव किया जाता है। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री की अगर डेफिनेशन देखें तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर प्रोसेसेस। ठीक है, हम इसमें क्या स्टडी करते हैं, हम इसमें स्टडी करते हैं जी किसके बारे में, 2 चीज़ें पढ़ते हैं, एक रेडियो एक्टिविटी और स्टूडेंट्स दूसरा हमारे पास होता है न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो इन दोनों को जिस ब्रांच में स्टडी किया जाता है वो होती है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अब हम बारी बारी देखते हैं कि रेडियो एक्टिविटी क्या है, न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या है। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट्स, नेचर के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स या एटम्स पाए जाते हैं जो जिनका साइज बहुत बड़ा होता है, और बड़े साइज होने की वजह से वो अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबिलिटी की वजह से उनमें से ऑटोमेटिकली रेडिएशंस खारिज होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो वो जो रेडिएशंस निकलने का प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, रेडियो एक्टिविटी। अब हम फर्ज कर लेते हैं कि ये कोई हमारे पास बड़ा सा एक आइटम है, यानी कि आप फर्ज क्या एग्जांपल ले लेते हैं हम
यूरेनियम की। ठीक है, अब यूरेनियम जो है, यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अब होता क्या है कि इनका साइज बहुत बड़ा होता है, तो इनमें से खुद ब खुद क्या होती हैं, रेडिएशंस निकलना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो जो ये रेडिएशंस निकलने का प्रोसेस है, ये रेडिएशंस निकल रही है यहाँ से, और ये रेडिएशंस निकलने का जो प्रोसेस है हम इसको क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होते हैं, यानी कि जो हम एक्सप्लोजन्स बनाते हैं, धमाका खेज मवाद बनाते हैं, वो सारे के सारे न्यूक्लियर रिएक्शंस की मदद से बनाए जाते हैं। अब इस ब्रांच में हम क्या करेंगे कि रेडियो एक्टिविटी कैसे होती है और इसके अलावा न्यूक्लियर रिएक्शंस कैसे होते हैं, ये हम पढ़ते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर। अब इसके अलावा हम क्या करते हैं जी, इसके अलावा हम पढ़ते हैं कि ये रेडिएशन जो हैं ये एनिमल्स पे या ह्यूमन बीइंग्स पे इनका इफेक्ट क्या है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ रेडिएशंस। इफेक्ट ऑफ रेडिएशंस को भी हम क्या करते हैं जी, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं कि वो कैसे हमारा जो है वो ह्यूमन बीइंग्स पे या एनिमल्स पे या जिस चीज़ पे पड़ रहे हैं उनका इफेक्ट क्या है। इसके अलावा रेडिएशंस कुछ यूज़फुल पर्पस के लिए भी यूज़ की जाती हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास रेडिएशंस हैं हम उनको यूज़ कर सकते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो मेडिकल ट्रीटमेंट में आपने सुना होगा कि जो कैंसर हो गया या इसी तरह ट्यूमर्स हो गए, तो ये ऐसी बीमारियों का इलाज जो है हम करते हैं रेडिएशन से। ठीक है, यानी कि जो भी हमने जिस चीज़ का इलाज करना होता है उस पर फोकस करके स्पेसिफिक जो रेडिएशंस होते हैं वो गिराते हैं और रेडिएशंस की मदद से उनका इलाज किया जाता है। ठीक है, तो मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या होगा कि हम इसमें ट्यूमर्स को और इसके अलावा हम क्या करते हैं जी, कैंसर ईटीसी इसका ट्रीटमेंट करते हैं किसमें, रेडिएशंस की मदद से। ठीक है, और इसके अलावा स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं जी, एक तो मेडिकल ट्रीटमेंट हो गया हमारे पास, और इस तरह हम यहाँ से इलेक्ट्रिक पावर भी पैदा कर सकते हैं। ठीक है, रेडिएशंस की मदद से हम न्यूक्लियर पावर स्टेशंस के अंदर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक पावर भी पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा इसका यूज़ होता है जी हमारे पास प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। ठीक है, खाने को एक लंबे अरसे तक महफूज रखने के लिए जो फूड इंडस्ट्रीज होती हैं वो रेडिएशंस का यूज़ करती हैं। और ठीक है, तो ये रेडिएशंस के यूज़फुल इफ़ेक्ट्स हैं कि मेडिकल ट्रीटमेंट भी हो सकती है, फूड भी हम प्रिजर्व कर सकते हैं, इसके अलावा इलेक्ट्रिक पावर भी हम पैदा कर सकते हैं यहाँ से। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो कवर करती है केमिस्ट्री की जो ब्रांच, हम उसको क्या कहते हैं जी, न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहते हैं। इसके अलावा ये ब्रांच एक और चीज़ भी डिस्कस करती है, एटॉमिक एनर्जी। ठीक है, यानी कि मुख्तलिफ एटम्स की ब्रेकडाउन से जो एनर्जी हमें एनर्जी हासिल होती है वो कैसे हासिल हो सकती है और उसको यूज़ कैसे किया जा सकता है। ठीक है, एटॉमिक एनर्जी और उसके यूजेस भी जो हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं किसके अंदर, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर। रिवाइज कर लेते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या है जी, हमारे पास स्टडी ऑफ रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर रिएक्शंस। ठीक है, तो हमने रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ा कि जो एटम्स अनस्टेबल होने की वजह से रेडिएशंस खारिज करते हैं उस प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। और रेडिएशंस के हमने यूजेस पढ़े कि वो मेडिकल ट्रीटमेंट, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड और इलेक्ट्रिक पावर पैदा करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। इसके अलावा हमने देखा न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि ये एटॉमिक एनर्जी और उसके यूजेस वगैरह को भी कवर करती है। चलें जी, नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ठीक है स्टूडेंट्स, ये नेम इंडिकेट कर रहा है, ये क्या होगी जी, केमिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट क्या होता है, अब ये मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, तो मेरा जितना भी सराउंडिंग है इर्द गिर्द मेरा ये सारा का सारा क्या होगा, इन्वायरमेंट होगा। तो अब इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, आपके माइंड में आ रहा होगा कि इन्वायरमेंट में हम क्या करेंगे, इन्वायरमेंट को पढ़ेंगे। तो इन्वायरमेंट में जब स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं जी, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट।
ठीक है, कि इन्वायरमेंट है क्या और वो किन किन चीज़ों से बना हुआ है। और जो दूसरी चीज़ हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं वो क्या करते हैं कि जो ह्यूमन रह रहे हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़, उसका इफेक्ट क्या है हमारे पास इन्वायरमेंट का। ठीक है, इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन इन्वायरमेंट। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब इन्वायरमेंट केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट एंड द इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन द इन्वायरमेंट। कि इन्वायरमेंट बना किन चीज़ों से हुआ है और जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनकी एक्टिविटीज़, जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ वो कर रहे हैं, उसका इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अब हम इन दोनों को बारी बारी डिस्कस करते हैं। कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट क्या होगा जी? तो आमतौर पर जो इन्वायरमेंट होता है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट और ए बायोटिक कंपोनेंट। तो लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा था कि बायोटिक, जो वर्ड बायो है वो लाइफ से है। तो जो हमारे पास लिविंग फैक्टर्स हैं इन्वायरमेंट के, ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं जी? लिविंग फैक्टर्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब एक इन्वायरमेंट के लिविंग फैक्टर कौन कौन से हैं? वहाँ पे जो प्लांट्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, यानी कि जो चीज़ें सांस ले सकती हैं वो सारी की सारी क्या हैं? लिविंग फैक्टर्स हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो उनको हम कहते हैं जी, वो क्या, कौन से फैक्टर इन्वायरमेंट के? बायोटिक। और जो ए बायोटिक होते हैं वो नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं। ठीक है जी, ये कौन से फैक्टर होंगे? नॉन लिविंग। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास टेम्परेचर है एक इन्वायरमेंट का प्रेशर है, वाटर क्वालिटी है वहाँ की, एयर है, ठीक है, ETC। ये सारे के सारे हैं ए बायोटिक फैक्टर्स। और बायोटिक में हमने क्या डिस्कस किया? ह्यूमंस, एनिमल्स, ETC। तो अब ये दोनों फैक्टर्स मिलके एक इन्वायरमेंट बनाते हैं, ए बायोटिक फैक्टर्स और बायोटिक फैक्टर, ये मिलकर बनाएंगे इन्वायरमेंट। अब बायोटिक फैक्टर्स जो होते हैं ये आमतौर पर डिपेंड करते हैं ए बायोटिक फैक्टर्स पर। ठीक है, कि हमने अगर कहीं पे ज़िंदगी गुजारनी है तो वहाँ का टेम्परेचर, प्रेशर, वाटर क्वालिटी, एयर, तो ये सब डिपेंड करेगी कि वहाँ पे लाइफ पॉसिबल है या नहीं है। ये तो हो गया जी कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। अब हम देखते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, या क्या इफेक्ट कर रहा है वो उसको। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है, आमतौर पर इंसान जो है, हम अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए इंडस्ट्रीज़ लगाते हैं। पहले भी हमने डिस्कस किया ये इंडस्ट्रीज़ वगैरह, या हम गाड़ियाँ वगैरह चलाते हैं, तो वहाँ से जो है इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो अपना जो कंटेमिनेटेड वाटर होता है, यानी कि केमिकल मिला हुआ पानी, वो क्या करते हैं जी, उसको किसी प्रॉपर तरीके से ठिकाने लगाने की बजाय वाटर रिसोर्सेज में, रिवर्स हो गए, स्ट्रीम हो गए, या हमारे पास ओपन लैंड होगी, वहाँ पे फेंक देते हैं, जिसकी वजह से वो वाटर जो है वो प्योर वाटर के साथ मिलके उसको कंटेमिनेट कर देता है। तो एक तो हमारे पास ह्यूमन एक्टिविटी से वाटर पोल्यूशन काज होगी, ठीक है। दूसरा, हम जो गाड़ियाँ या घरों से निकलने वाला या इन इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं होता है वो एटमॉस्फेयर के अंदर चला जाता है, और वहाँ से हमारे पास क्या पैदा हो जाती है? एयर पोल्यूशन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो इन्वायरमेंट पर इफेक्ट पड़ रहा है, यानी कि वाटर पोल्यूशन काज हो रही है, एयर पोल्यूशन काज हो रही है, इसी तरह नॉइज़ पोल्यूशन काज हो रही है, इसी तरह हमारे पास लैंड पोल्यूशन काज हो रही है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर। इसके अलावा हम जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है, ये कुछ और नॉलेजेस, जैसा कि हमारे पास बायोलॉजी, जियोलॉजी और इकोलॉजी, ठीक है, इनसे भी रिलेशन जो है वो डिस्कस करते हैं इन्वायरमेंट का। बायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जियोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ अर्थ। इकोलॉजी क्या है? द ब्रांच इन विच वी स्टडी इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन बीइंग्स रिलेशन। ठीक है, एक इन्वायरमेंट और ह्यूमन बीइंग्स का रिलेशन है, उसको हम इसमें स्टडी करते हैं। तो इन तीनों का ये किस तरह एक इन्वायरमेंट के साथ रिलेट हो रही है, ये भी हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं।
अगर हम देखा जाए कि इसका एप्लीकेशन क्या है, तो एप्लीकेशन इसकी क्या है कि हम अपने जो इन्वायरमेंट है उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, पहले दो होगी इन्वायरमेंट की इम्प्रूवमेंट कि वो कैसे कर सकते हैं, वो उसके लिए हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री नॉलेज प्रोवाइड करती है। इसके अलावा दूसरी जो इसकी हमारे पास है कि हम पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से पोल्यूशन काज हुई है उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, वो भी हम डिस्कस करते हैं अपनी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, अब इसको एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है, इसमें हम डिस्कस करते हैं कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट्स, और इसमें डिस्कस करते हैं इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन द इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स कौन कौन से थे, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक लिविंग फैक्टर्स थे और एबायोटिक नॉन लिविंग फैक्टर्स थे। इसके बाद हमने देखा कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ किस तरह इफेक्ट कर रही हैं, तो वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और इस तरह की डिफरेंट पोल्यूशन काज हो रही हैं जिससे इन्वायरमेंट काफ़ी इफेक्ट हो रहा है। इसके अलावा हमने देखा कि इकोलॉजी जो है, इकोलॉजी, जियोलॉजी, बायोलॉजी, ये भी सारी की सारी इन्वायरमेंट से रिलेट कर रही होती हैं, इसको भी हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और अगर एप्लीकेशन देखें तो हम अपने इन्वायरमेंट की इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं, वो भी ये नॉलेज देती है हमें इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। और पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ को रोक के, वो भी क्या हमारे पास किस में पढ़ा जाता है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो लास्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है इसमें हम क्या करते हैं, इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट, किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, एनालिसिस एंड सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ए सैंपल। ठीक है, फर्ज किया हमने कोई सैंपल ले लिया, ठीक है, ये हमारा किसी चीज़ का कोई सैंपल सोल्यूशन है। अब इस सैंपल सॉल्यूशन की इसका एनालिसिस करके, इसमें एनालिसिस बेसिकली क्या होता है, किसी भी चीज़ को ब्रेक डाउन करना। ठीक है, उसके कंपोनेंट्स के अंदर के किन किन कंपोनेंट से बना हुआ है उसको ब्रेक डाउन करना। वो हम देखेंगे कि ये बना किन चीज़ों से, इसका एनालिसिस करेंगे और इसको अगर किसी चीज़ में डिसॉल्व कर दिया जाए फिर वहाँ से इसको सेपरेट आउट किस तरह करेंगे। तो ये चीज़ें डिस्कस की जाती हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये एनालिसिस होता है किसी भी एक सैंपल का एनालिसिस और फिर उसकी सेपरेशन। तो उसको जब हम स्टडी करते हैं तो वो ब्रांच हमारे पास क्या कहलाती है केमिस्ट्री की, एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाती है। अब अगर देखा जाए तो एनालिसिस जो होता है वो दो तरह का होता है। ठीक है, एनालिसिस क्या होगा हमारे पास, टू टाइप्स का होगा। एक तो होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस और स्टूडेंट सेकंड वन हमारे पास होगा क्वालिटेटिव एनालिसिस। इसको इस तरह हम समझ लेते हैं कि हम जाते हैं कोई प्रोडक्ट लेने बाजार से। ठीक है, तो जब हम प्रोडक्ट लेने गए तो हम दो चीज़ें देखते हैं, ये उसकी क्वांटिटी क्या है और क्वालिटी क्या है। लेट्स सपोज हम गए जी, हमने शुगर लेनी है, तो हम उसको कहेंगे कि 1 kg 2 kg इस तरह। ठीक है, क्वांटिटी बताएंगे कितने kg जो है हमारे पास वो हमें शुगर दे दें। और दूसरा हम देखते हैं कि क्वालिटी क्या है उस चीज़ की। क्वालिटी आमतौर पर क्या होती है कि उसके कंपोनेंट्स क्या हैं। ठीक है, तो ये दो टाइप्स होती हैं एनालिसिस की, क्वांटिटेटिव एनालिसिस और क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम देखते हैं कि हाउ मच इट इज, ठीक है, कि ये इसकी मिकदार कितनी है, ये चीज़ है कितनी। और क्वालिटी में हम क्या देखते हैं, क्वालिटी में हम आइडेंटिफाई करते हैं कंपोनेंट्स। ठीक है, कि वो किन कंपोनेंट से बना हुआ है, उन किसकी आइडेंटिफिकेशन क्या कहलाती है हमारे पास, क्वालिटेटिव एनालिसिस। और वो उसमें वो चीज़ कितनी कितनी क्वांटिटी के अंदर है वो हमारे पास क्या कहलाता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो किसी भी सैंपल की क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस जिस ब्रांच में की जाती है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री है। इसके अलावा हमने अगर सेपरेशन करनी है तो सेपरेशन आमतौर पर किस तरह की जाती है,
सेपरेशन हम डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी चीज़ को सेपरेट आउट करना हो तो उसके लिए डिफरेंट मेथड्स हैं हमारे पास, और जिस तरह मेथड डिफरेंट हैं तो इसी तरह हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट होंगे वो भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो डिफरेंट मेथड्स और इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके हम सेपरेशन कर सकते हैं, और क्वालिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस की मदद से हम किसी भी चीज़ का एनालिसिस कर सकते हैं कि वो सैंपल हमारे पास किस टाइप का है। तो ये दोनों चीज़ें हम डिस्कस करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर। तो ये जो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है आमतौर पर इसका हमारे वाइड एप्लीकेशन है, पर ये हम आमतौर पर हम फूड एनालिसिस में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम इन्वायरमेंट एनालिसिस, वाटर एनालिसिस, इसके अलावा क्लिनिकल एनालिसिस, तो यह सारा का सारे एनालिसिस डियर स्टूडेंट्स हम किस में करते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर। फर्स्ट कि हम फूड एनालिसिस कर रहे हैं तो फूड में हम क्या देखेंगे कि ये किन किन चीज़ों से बना हुआ है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं। ठीक है, वो कंपोनेंट्स किस टाइप के हैं, मियारी कंपोनेंट्स हैं या गैर मियारी कंपोनेंट्स हैं, तो वो और उसमें क्वांटिटी क्या है उन कंपोनेंट्स की। तो ये हम फूड एनालिसिस, इस तरह एनवायरमेंटल एनालिसिस, वाटर एनालिसिस, क्लिनिकल एनालिसिस, ये सारे के सारे हम करते हैं जी किसमें, इन एनालिटिकल केमिस्ट्री में। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो यहाँ तक जो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री हैं वो ख़त्म हो गई हैं। अब हम इसको फिर रिवाइज कर लेते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी एनालिसिस एंड वी डू एनालिसिस एंड सेपरेशन ऑफ ए सैंपल। ठीक है, एक सैंपल की एनालिसिस करेंगे और उसकी सेपरेशन करेंगे। एनालिसिस की दो टाइप्स पढ़ी हमने, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव हैं। क्वालिटी जो होती है वो क्या है कि हम कंपोनेंट्स उसके आइडेंटिफाई करते हैं कि उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, और जो क्वालिटी होती है उसमें हम क्या डिस्कस करते हैं कि कंपोनेंट्स की क्वांटिटी कितनी है, वो कितनी मिकदार में। उसके बाद हमने एप्लीकेशन देखी, तो एप्लीकेशन इसकी कहाँ पे थी, फूड एनालिसिस, इन्वायरमेंटल एनालिसिस, वाटर एनालिसिस और क्लिनिकल एनालिसिस में। तो यहाँ तक जो आज का हमारा टॉपिक था वो एंड होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।